हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके की पाठशाला। आज हम लोग पीके की पाठशाला पर बीपीएससी टीआरई पीवाईक्यू एनालिसिस के अगले सीरीज में जनरल स्टडीज के साइंस पेपर का डिस्कशन देख रहे हैं, जिसमें टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में सब में 8 प्रश्न पूछे गए थे। टोटल 24 प्रश्नों का एनालिसिस देखेंगे। किस क्लास के लिए? 9, 10 के लिए। और ये इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टीआरई है, रिपीट होते जा रहा है। अगर आप देखेंगे हेडमास्टर का क्वेश्चन देखेंगे ना, तो इधर टीआरई में रिपीट हुआ है। उधर जो पूछा जाता है 1 to 5 में, कभी 9, 10 में रिपीट हो जा रहा है, कभी 9, 10 का 1 to 5 में आ जा रहा है, तो रिपीट हो रहा है। इसलिए आप सब एनालिसिस देखें, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का। जितना भी एग्जाम अभी तक में टीआरई का लिया है ना, उसका जीएस पेपर वाला आप देख लीजिए, प्रश्न पत्र उतना कर लीजिए, उसके अनुसार एनालिसिस कीजिए। तो मुझे लग रहा है जो मान लीजिए साइंस से 8 प्रश्न पूछ रहा है, तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको रिपीट हो ही जाएगा। इसमें ऐसा दिख रहा है, ऐसा 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अभी तक में। चलिए तो बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न टीआरई, ये कहाँ से शुरू, हम लोग 1 से 8 तक का जो प्रश्न होगा टीआरई 1 का होगा। उसके बाद 9 से 16 जो होगा ये टीआरई 2 का होगा। और 17 to 24 जो होगा ये टीआरई 3 का होगा। क्लियर? साइंस सेक्शन हम लोग देखें क्लास 9 to 10। सो निम्नलिखित में से कौन फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त होता है? तो डिजिटल अनुप्रयोग में जो भी उपयुक्त होता है, सबसे बेहतरीन यूज होता है, वो फोटो वोल्टिक सेल का यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। क्लियर है? फोटोवोल्टिक सेल। अगले प्रश्न में बढ़े। फोटो इमिसिव सेल का नहीं किया जाता है, फोटो डायोड का यूज नहीं किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न है द क्रिटिकल मास ऑफ फिजनेबल मटेरियल इज। अब होता है क्रिटिकल मास। फिजनेबल मटेरियल किसको बोलते हैं? जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल जो फ्यूज मतलब फिजनेबल है, मतलब ब्रेक होता है, विखंडन जिसका होता है, धीरे धीरे वो डिग्रेड होते जाता है, विखंडन उससे कुछ रेडिएट होता है, रिलीज होते रहता है, और जाके लास्ट में एक स्टेबल न्यूक्लियस में बदल जाएगा। तो उसमें होता है क्या? क्रांतिक द्रव्यमान, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास वो होता है जब भी कोई मेटर फ्यूज करता है ना, ये फिजनेबल मटेरियल जो ब्रेक होता है, तो उससे मान लीजिए न्यूट्रॉन निकला। न्यूट्रॉन क्या करता है? फ्यूजन का स्टार्ट करता है। अब ये न्यूट्रॉन पार्टिकल जो निकल के आएगा तो न्यूक्लियस में पुनः अटैक करेगा, तो यहाँ से फिर से न्यूट्रॉन निकलेगा। ये अगला न्यूट्रॉन फिर से, ये 2 निकल के आया तो 2 को करेगा, इससे 2 न्यूट्रॉन निकलता है तो अगले 2 को करेगा। तो देख रहे हैं एक सीरीज बनते चला जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रिएक्शन, जो नॉन स्टॉप चलने लगे। तो अब एक फिक्स स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मास की आवश्यकता होती है क्या? चेन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो वही जो स्पेसिफिक मास है, फिक्स्ड मास, उसी को बोला जाता है क्रांतिक मास। तो सही आंसर होगा द मिनिमम मास नीडेड टू स्टार्ट फॉर चेन रिएक्शन, टू स्टार्ट चेन रिएक्शन और फॉर चेन रिएक्शन। क्लियर है? जो फिजन रिएक्शन होता है, क्या आप लोगों ने पढ़ा ना, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन अगर आप देखेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है 2 तरह का। एक होता है फ्यूजन, एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन रिएक्शन एक होता है फ्यूजन रिएक्शन। तो हमारा जो सन में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। सन में, सन का एनर्जी का जो पूछा जाता है, जो सन के एनर्जी का जो सोर्स है, वहां पर क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। तो वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, मतलब 2 हाइड्रोजन आइटम फ्यूज होके हीलियम आइटम बनाता है। क्लियर है? अब फ्यूजन में क्या होता है? हैवी न्यूक्लियर ब्रेक होके स्मॉलर स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। फ्यूजन और फ्यूजन क्लियर है? क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करें। तो इसका सही आंसर है बी, आगे आइए। अगला प्रश्न है फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए। अब मान लीजिए फल है, पक नहीं रहा है, अब मार्केट में आजकल मिलता है, जो आजकल बाजार में आम आ गया है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये अभी समय है हमारा ये 9 मई 2025। क्लियर? तो अभी मार्केट में आम आ गया है, वो आम को कैसे पका रहा है जानते? एकदम उसमें गैस मार, ये एथिलीन गैस डाल के उसको छोड़ देता है और बस पक जाएगा जल्दी। तो एथिलीन गैस जो होता है कृत्रिम रूप से, मतलब तेजी में जबरदस्ती फल को पकाने के लिए यूज किया जाता है। इथेन नहीं, मीथेन नहीं। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज 0 ऑक्टेन नंबर। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है ना एक चीज, इससे पहले भी एक क्वेश्चन का डिस्कशन में हम बता रहे थे। एक होता है ऑक्टेन नंबर, और एक होता है C10 नंबर।
सीटेन नंबर, एकदम पूछेगा इस दोनों में से किसी से। तो ऑक्टेन नंबर जो होता है हेप्टेन और आइसोऑक्टेन, आइसोऑक्टेन प्लस हेप्टेन, हेप्टेन के मिक्सचर में कितना % आपका जो भी फ्यूल आप जिस फ्यूल के लिए आप बात कर रहे हैं वो है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेन नंबर। ठीक, ऑक्टेन नंबर दिखाता है किसी भी फ्यूल का स्टेबिलिटी, हाउ स्टेबल द फ्यूल इज। क्लियर? तो जितना अधिक ऑक्टेन नंबर होगा उतना बेहतर फ्यूल होगा। तो आइसो ऑक्टेन को दिया जाता है 100 ऑक्टेन नंबर, और जो हेप्टेन है इसको 0 दिया जाता है। इसी दोनों के मिश्रण को लेकर हम लोग इसी से कंपेयर करते हैं अदर फ्यूल्स को। हेप्टेन को दिया जाता है 0 और आइसो ऑक्टेन को 100। तो इसमें हेप्टेन दिया है, पूछ रहा 0 किसका है, तो किसी का नहीं होता है, किसका, हेप्टेन का। इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है? अगले प्रश्न पे आइए। कह रहा एडेबल पार्ट ऑफ द लीची। अब जो हर एक जितना भी फ्रूट्स होता है ना, पिछले मतलब जो हम जब ये डिस्कस करते थे 6 to 8 का, तो उसमें एक क्वेश्चन था जो व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर कन्वर्ट टू फ्रूट, यानी फ्लावर का कौन सा भाग फल बनता है। उसमें दिया था ओवरी, मैंने बताया था ना ओवरी कन्वर्ट होता था, लेकिन ओवरी, स्टेमेन और एंथर को मिला के मैंने बताया था जो एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उसका नाम था कार्पेल, तीनों को एक साथ। तो ऑप्शन में कार्पेल था, तो हम लोगों ने मारा था कार्पेल, उसको सही किया था। तो ये है। अब करा कि लीची का एडिबल पार्ट क्या होता है। हर एक फ्रूट्स जो होता है ना उसका एडिबल पार्ट जो होता है अलग अलग चीज होता है। तो लीची में होता है एरिल। क्लियर है? थैलेमस पार्ट किसमें होता है, सीड कोट किसमें होता है, ये सब आपको याद रखना है। लीची में एरिल होता है। आगे बढ़िए। अगला है फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम लीव्स। अब जो देखिए ये कह रहा आणविक ऑक्सीजन के पत्तियों से निकलने में कौन सी भौतिक क्रिया होती है। अब जो लीफ होता है, ध्यान दीजिए, लीफ का लोअर पार्ट, लीफ जो होता है ना, लीफ के लोअर पार्ट में, ये बात ध्यान रखना है, लोअर पार्ट में स्टोमाटा होता है। लोअर पार्ट में होता है स्टोमाटा लोअर पार्ट में, ध्यान रखिएगा, लीफ के लोअर पार्ट में स्टोमाटा होता है। क्लियर? अपर पार्ट में नहीं होता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब लोअर पार्ट स्टोमाटा का क्या, स्टोमाटा का शेप कैसा होता है, 2 बीन शेप, ऐसे करके 2 बीन शेप, और बीच में ऐसे करके ओपनिंग, ये है गार्ड सेल बोला जाता है। दोनों तरफ से इस बीच में ऐसे करके ओपनिंग रहेगा, ऐसे गार्ड सेल रहेगा। तो ये जब ज्यादा वाटर का इससे निकलना हो तो क्या होगा, ज्यादा ओपन हो जाता है, स्टोमेटल ओपनिंग ओपन हो जाता है ज्यादा। और जब कम निकालना, जैसे मान लीजिए समर, ये गर्मी के सीजन है, ज्यादा अगर इवापोरेट हो जाएगा वाटर तो पानी की कमी हो जाएगी प्लांट में, तो उस समय में स्टोमेटल ओपनिंग क्लोज हो जाता है। क्लियर है? तो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का जो ओपनिंग होता है वो डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पर। क्लियर है? मौसम पर, कितने पानी की आवश्यकता है, या अधिक हो गई पानी तो ज्यादा ओपन हो जाएगा, निकल जाएगा। अब इसी स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू जो हमारा क्या करता है, प्लांट क्या करता है, CO2, वाटर और मिनरल्स लेकर जो है सो क्या करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस द्वारा अपना खाना बनाता है। क्लियर? तो वो इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। क्या होता है, O2 गैस रिलीज होता है। यही ऑक्सीजन आता है हमारे पास, हम लोग जो सांस लेते हैं। ये ऑक्सीजन जो रिलीज होता है स्टोमेटल से ओपनिंग से, ये प्रोसेस जो वहां पर होता है वो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। ऑस्मोसिस तो होता है जो अगर कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आर पार जाए तो वहां पर ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोटिक प्रोसेस के कारण। ट्रांसपैरेशन नहीं होता है, ये होता है क्या, वहां पर डिफ्यूजन होता है। क्लियर? ट्रांसपैरेशन तो हीटिंग के कारण होता है। तो जब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, सब्सटेंसेस एक दूसरे में इंटरमिक्स हो तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। क्लास 9th में डिफ्यूजन दिया हुआ है, प्रोसेस डिफ्यूजन कैसे होता है, एनसीईआरटी का सीधा क्वेश्चन है। क्लियर है? अब एक बात यहाँ पर आता है, जो ये बात आई है, तो जो O2 आपको बताना है, जो O2 जो रिलीज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो किससे आता है, CO2 से आता है कि H2O से आता है, ये आपको बताना है। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की क्रिया क्या कहलाती है। अब जो मान लीजिए ना, हम लोगों ने ले लिया कोई जीन, क्रोमोजोम लिया, क्रोमोजोम पर क्या रहता है, ऐसे ऐसे करके जीन लोकेट रहता है, जीन, और हर एक व्यक्ति में ये जीन का जो पोजीशन होता है ना अलग अलग होता है, इसलिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किया जाता है, डीएनए टेस्ट कराया जाता है, अलग अलग रहता है हर एक व्यक्ति का।
अब इसका जो रिलेटिव पोजीशन निकालना है, रिलेटिव पोजीशन, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जीन मैपिंग। और इस जीन मैपिंग क्या क्यों जाते हैं, क्यों इसको करते क्यों है ये जानते हैं? जीन मैपिंग जो होता है क्या, जो कुछ डिजीज होता है जो जेनेटिकली डिजीज हो, जेनेटिक डिजीज होता है। जैसे एग्जांपल जानते हैं जेनेटिक डिजीज का, जेनेटिक डिजीज में होता है सबसे बड़ा वो होता है कलर ब्लाइंडनेस। अब ये बात बताना है जो कलर ब्लाइंडनेस किधर से आता है, फादर से इनहेरिटेड होता है कि मदर से इनहेरिटेड होता है, इस बात को बताना आपको। तो ये जो जेनेटिक डिजीज होता है तो पेरेंट्स के किस जीन से, किसी एक पार्टिकुलर जीन से होता है ना, ये ट्रांसमिट जो होगा तो कोई एक पार्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, तो वो किस जीन के कारण हुआ है इसका पता लगाया जाता है। तो एक ही जीन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कि मल्टीपल जीन है, इसका भी पता लगाया जाता है। क्लियर है? तो क्या करते हैं हम लोग, जीन मानचित्र, ये जिसको बोलते हैं जीन मैपिंग। क्लियर? अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड। तो देखिए जब भी हमारा दो, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, दो प्रोसेस पढ़ा होगा सेल डिवीजन का, एक पढ़ा होगा मियोसिस, एक पढ़ा होगा मीटोसिस, मियोसिस और मीटोसिस। तो हमेशा ही मीटोसिस जो है समझने वाला है और ये मियोसिस दोनों। तो इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या रहता है, इसमें से किस में जो डॉटर सेल होता है वो हैप्लॉइड होता है, किसमें डिप्लॉइड होता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर है? तो ये जो ब्रायोफाइट्स होता है ना, ब्रायोफाइट्स में जो स्पोर मदर सेल होता है वो डिप्लॉइड होता है, इस बात को तो आपको ध्यान रखना है, ये भी एनसीईआरटी का सीधा लाइन है। अब ये मीटोसिस और मियोसिस में कहाँ डिप्लॉइड होता है, कहाँ हैप्लॉइड होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो मीटोसिस में ये जो होता है यहाँ, कहाँ पे, जहाँ पर 2 लिखा हुआ है, मीटोसिस, यहाँ पर 2 है तो ये डिप्लॉइड, 2 डिप्लॉइड मतलब डबल, ये होता है डिप्लॉइड, ये होता है हैप्लॉइड। क्लियर है? मियोसिस सेल डिवीजन से हैप्लॉइड और मीटोसिस से डिप्लॉइड। क्लियर? मीटोसिस में इनिशियली में क्या होता है, जो जायगोट में जो सेल डिवीजन होता है, मतलब सेक्स सेल्स जो डिवाइड होता है वो हैप्लॉइड हो जाता है। जैसे मदर से आधा सेल ले रहा है, आ रहा है किसी व्यक्ति में, और फादर से आधा आ रहा है, तो यहाँ तो हाफ आ रहा है, लेकिन फिर दोनों मिलके क्या हो जाता है, डबल हो गया तो डिप्लॉइड हो जाता है। ठीक है? क्लियर? आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में जो हाइड्रोजन का स्पीड होता है वो होता है 2.18 इंटू 10⁶। क्लियर है? इतना होता है 8 इंटू 10⁶। अब इसको करना है सी के टर्म आंसर। सी क्या, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसको अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या है, सी का वैल्यू, हमको इसको क्या करना चाहिए, सी में कन्वर्ट करना चाहिए। तो सी में कन्वर्ट करने के लिए इसको 8 कर देते हैं और ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर किसी भिन्न को ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी भागा देना पड़ेगा, तभी तो वो बराबर रहेगा। क्लियर? और इसमें क्या किए, इसको अगर आपने 8 किया है, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब बताइए, ये इस पार्ट को अगर आप छोड़ दीजिएगा, इतना वाला पार्ट को, तो 3 इंटू 10⁸ को सी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सी। क्लियर है? अब अगर 2.18 से 3 में डिवाइड कीजिएगा तो ये होता है 1.37, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 137। तो सही आंसर होगा सी। क्लियर है? सी बाय 137। समझ में आई बात? क्लियर है यहां तक? ठीक है। आइए अगला प्रश्न पे। कह रहा है जलीय विलय जिसका पीएच 0 है, पीएच बराबर दे दिया 0 यानी 0। अब पीएच का मान क्या होता है, पीएच स्केल अगर आपने देखा होगा तो पीएच स्केल में क्या होता है, मिड में होता है 7 से इधर की तरफ हो जाता है बेसिक, 7 से 14 तक जाता है, 0 से 14 तक। 7 से अगर अधिक है पीएच किसी चीज का तो बेसिक होता है, और 7 से कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और जब 7 हो जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग न्यूट्रल। नहीं, तो अब कह रहा है कि 0 है पीएच तो क्या हो जाएगा, वो अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न कर रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शंस इज वीकेस्ट। अब देखिए ये 11th क्लास के फिजिक्स में, 11th के फिजिक्स में पूरा क्लियरली इसका
मतलब डेटा सेट ही दिया हुआ है जो किसका किसका सबसे वीक होता है। आपको जो फोर्स होता है सबसे ज्यादा वीकेस्ट जो फोर्स होता है वो होता है आपको स्ट्रॉन्गेस्ट से लीजिए शुरू करते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दो न्यूक्लियस को एक उसके जो रेडियस से कम डिस्टेंस पे ले आइएगा ना, दोनों के रेडियस के कम डिस्टेंस पे, तो इतना ज्यादा फोर्स लगाता है जो उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर उसको वन यूनिट में माने, जो एनसीईआरटी में लिख रखा है मैं वही डायरेक्ट बता रहा हूँ, 1 यूनिट में मान ले, 1 में। इसका अगर कंपेयर कीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, ईएमएफ से, वो होता है 10⁻⁻²। मतलब क्या, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का 1/100 भाग होता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद उससे कमजोर होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है 10⁻13। उससे भी कमजोर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो होता है 10⁻39। अब देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इसमें कितना अंतर है। यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है उसमें अगर 1/1 पर 39 जीरोज से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 1/1 पर 39 जीरोथ पार्ट देखिएगा, तब ग्रेविटेशनल होता है, सबसे वीकेस्ट हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर? तो ये 11 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी नहीं, ये सब इससे स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे वीकेस्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगले क्वेश्चन में पहुंचे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है जानते हैं कि नहीं? दो अगर मैसिव बॉडी है, दो मैसिव बॉडी, ये एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा इक्वेशन पूछ सकता है, जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज ऑलवेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज ऑफ अट्रैक्टिंग नेचर। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा फोर्स है जो हमेशा ही क्या होता है, आकर्षित करता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लीजिएगा, अगर सेम चार्ज रहेगा तो रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। और सब भी फोर्स है तो अट्रैक्ट और रिपेल दोनों कर सकता है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा है ना जो हमेशा अट्रैक्ट ही करता है। किसी भी दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्लियर है? तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को, अगर इसका मास m1 है, मासिव बॉडी चाहिए, बिना मास का नहीं लगेगा ये, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कैपिटल G m1 m2/r², दोनों के बीच का सेपरेशन। क्लियर? यानी कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास के प्रोडक्ट का, दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आगे बढ़े, आइए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्ट खाने वाला प्लांट, मतलब ये एक तरह से क्या होता है ना, नॉन वेजिटेरियन प्लांट होता है। तो इसमें कुछ प्लांट्स का दिया हुआ एनसीईआरटी में नाम, उसका आपको नाम याद रखना है। एक होता है पीचर प्लांट, लिख दे रहा हूं, PITCHER, पीचर प्लांट, एक होता है पीचर प्लांट। अगला होता है वेनस फ्लैट्रैप, वेनस फ्लैट्रैप। आगे होता है, 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है DRE 1 से 3 तक में। अगला होता है कोबरा लिली, कोबरा लिली। उसके बाद होता है आपको मंकी कप, मंकी कप, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगला होता है ऑस्ट्रेलियन सैंड्यू, ऑस्ट्रेलियन सन ड्यू। इसी ऑस्ट्रेलियन सन ड्यू का दूसरा नाम होता है ड्रोसेरा, ड्रोसेरा। यही आपके क्वेश्चन में दे रखा है। क्लियर है? एक बस ये जो है ड्रोसेरा, तो सही आंसर हो गया ड्रोसेरा। इसी ऑस्ट्रेलियन सन ड्यू का, ये किताब जो एनसीईआरटी में जो नाम दे रखा है ड्रोसेरा नहीं दिया है, ऑस्ट्रेलियन सन ड्यू दे रखा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, ड्रोसेरा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें पाया जाता है। अब देखिए, ये आपने ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ा है, ईयर के अंदर में यहाँ पर क्या होता है, ईयर ड्रम होता है, उसके बाद क्या होता है, हेमर होता है, इससे फिर नर्व निकला रहता है, सेंसरी नर्व, वो चला जाता है ब्रेन में। तो इसी में यहाँ पर एक लिक्विड होता है, उसी लिक्विड का नाम होता है क्या, एंडोलिम्फ।
ये कहाँ पाया जाता है? ये बाह्य कर्ण नहीं, मिड कर्ण नहीं, आंतरिक कर्ण, इंटरनल ईयर में पाया जाता है। तो ये होता है इंटरनल ईयर, मतलब आंतरिक कान में पाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देखिए। किस तापमान पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है? कह रहा है कि एट व्हिच टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक से जब पैरामैग्नेटिक बनता है तो यहाँ पे एक टेम्परेचर जो होता है, इस टेम्परेचर से अगर ज्यादा टेम्परेचर कीजिएगा नहीं तो फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। उस टेम्परेचर को बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर। एक और टेम्परेचर होता है जिसका बात हम लोग करते हैं, ये एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है लेकिन ऑप्शन में दिया है तो जान लीजिए। एक होता है नील टेम्परेचर। नील टेम्परेचर में क्या होता है ना, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो आपको पैरामैग्नेटिक में, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। क्या? एंटी फेरो टू पैरा, ये होता है नील टेम्परेचर। क्लियर है? तो क्यूरी टेम्परेचर समझ गए, नील टेम्परेचर सही आंसर है क्यूरी टेम्परेचर। एक होता है मेल्टिंग टेम्परेचर, मतलब द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट्स मेल्टिंग और मेल्ट्स एट व्हाट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्ड को जरूर यूज कीजिएगा, ये 9th क्लास में लिखा हुआ क्लियरली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होना चाहिए। और अगर मान लीजिए आइस है, आइस को आपने मेल्ट करने के लिए छोड़ दिया है, तो जब तक मान लीजिए 5 kg आइस लिया तो मेल्ट होके वाटर बनेगा। अब जब तक उसमें 1 भी ग्राम आइस बचा, आप उसको चाहे आप क्या करिए, गैस पे चढ़ा दीजिए, गैस जला दीजिए, हीट करना शुरू कर दीजिए। लेकिन उस कंटेनर में जिसमें आपने बर्फ को रखा है और हीट कर रहा है, आप कर रहे हो, उसमें अगर जब तक पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक वो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को? मतलब इसमें ये बात बोलना जरूरी है कि एट मेल्टिंग पॉइंट पे ही वो कन्वर्ट होता है। यही पाता है लेटेंट हीट ऑफ व्हाट? फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है नहीं, जो गर्म वाष्प होता है, वाष्प ज्यादा ज्वलनशील होता है किसके रिस्पेक्ट में? 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाष्प, अगर आपको कहीं पर वाष्प से जल जाए या नहीं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग वाटर से जले तो वाष्प का जलन जो होता है ना ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? दूसरा होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर बर्फ है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी है तो किसको छुएगा तो ज्यादा ठंडक महसूस होगी। ठंड क्यों ज्यादा? बर्फ को छूने से ज्यादा ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? ये सब होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन के कारण। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। करा कि रेडियो धर्मिक तत्व द्वारा, यह है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये जो रेडिएट करता है, रेडिएशन जो निकलता है, तो कह रहा इसमें से पॉजिटिव कौन है? बीटा क्या होता है? निगेटिव। अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव। और कैथोड रे, तो कैथोड रे निकलता ही नहीं है रेडियो एक्टिव से, ये तो सीआरटी से निकलता है ना, कैथोड रे ट्यूब में, वहां से निकलता है। ये हमें हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जो रेडियो एक्टिव में एलिमेंट में, तो रेडियो एक्टिव में से अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन निकलता है। क्या क्या? अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा पॉजिटिव चार्ज, बीटा नेगेटिव चार्ज और गामा न्यूट्रल होता है। क्लियर? चलिए आगे, अगला है स्टोमाटा और टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू व्हिच प्लांट्स टेक्स इन। देखिए स्टोमेटा, उधर भी स्टोमेटा से एक अभी सवाल देखा था हम लोगों ने। हाँ, क्या था वो सवाल, याद है आपको? आइए उस पे आते हैं हम लोग। स्टोमेटा से एक सवाल हम लोगों ने देखा था अभी, कहाँ था स्टोमेटा वाला, देख लीजिए। ये ऑक्सीजन भौतिक क्रिया ना, फिजिकल प्रोसेस, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, लीव्स से होता है किससे? वो प्रोसेस पर आता है हम लोगों ने डिफ्यूजन। क्लियर? आइए अब हम लोग आ गए हैं कितने नंबर के प्रश्न पे थे? ये कर लिया हम लोगों ने, ये कर लिया हम लोगों ने, ये कर लिया हम लोगों ने, स्टोमेटा। हाँ चलिए देखिए, तो इसमें लिप्स थ्रू व्हिच प्लांट्स टेक्स प्लेस। अब कह रहा है जो स्टोमेटा जो होता है लिप्स में, अभी बताया लिप्स के लोअर पार्ट में होता है, जो पत्ती होता है उसके निचले सतह पर स्टोमेटा होता है। उसी स्टोमेटल ओपनिंग से वाटर भी रिलीज करता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, और उसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड भी वो इंटेक्ट
करता है, ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। तो वो कह रहा है कि इसमें ग्रहण कर रहा है। तो ग्रहण क्या करेगा? नाइट्रोजन तो ग्रहण करता नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, वाटर तो जड़ से लेता है। तो सही आंसर होगा बी। क्लियर है? चलिए, ये हम लोगों ने अभी तक 16 क्वेश्चन कर लिया है। ये TRE 1 और TRE 2 का हम लोगों ने कर लिया। अब TRE 3 में देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए, करा जिंक ऑक्साइड इज नॉर्मली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। जिंक का नॉर्मली यूज होता है पेंट इंडस्ट्री में, जो पेंट बनाने के लिए। क्लियर? और जिंक के बारे में और जानते हैं क्या? एक होता है नीला थोथा, इसको ध्यान रखिएगा। एक होता है नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल। एक होता है सफेद थोथा, सफेद थोथा नहीं, एक होता है ब्लू, व्हाइट और ग्रीन विट्रियोल, हरा थोथा। इस तीनों थोथा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तीनों थोथा को थोथना पे रट लीजिए। तो सफेद थोथा हम लोग जिंक के सल्फेट को बोलते हैं। जिंक जो पुराना वाला बैटरी देखे थे कभी, पुराना वाला पीछे वाला बैटरी में जो लगा रहता था, वो पुराना वाला जो निप्पो का बैटरी आता था, निप्पो का, उसमें पीछे में देखे होंगे इतना चौड़ा जो लगा रहता था, उसी वो जिंक का रहता था। आप बहुत दिन तक अगर एयर में एक्सपोज रहे तो उस पर व्हाइट कलर का ये आ जाता था, जंग टाइप का, इसीलिए उसको व्हाइट विट्रियोल बोलते हैं। क्लियर है? ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं H2SO4 को। चलिए आगे बढ़े, इसका आंसर बताएं हम। ये क्या है? हमारा पेंट इंडस्ट्री। अगले पे आइए। अगला प्रश्न है, लेंज लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिज्म नो, मोमेंटम नो, चार्ज नो। इसमें से तो कोई नहीं है। तो होता है क्या है? लेंज लॉ, यहां लिख देता हूं मैं एनर्जी। लेंज लॉ वर्क्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है लेंज लॉ। लेंज लॉ कहता क्या? लेंज लॉ क्या है? स्टेटमेंट जानते हैं इसका? लेंज लॉ कहता है कि जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आता है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है, तो उसमें अगर इंडक्शन हो रहा है ना, तो इट विल अपोजेज द कॉज। जिस कारण उसमें इंडक्शन हो रहा है ना, उसको वो अपोज करेगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक मैं कॉइल ले लिया, ठीक है? इसमें आपने पढ़ा होगा ना, कॉइल में यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। मैग्नेटिक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल में इंटर करता है, ये तो जानते हैं आप। तो जब भी इससे मैग्नेट को इसके पास लाइएगा, इस कॉइल के पास, तो इसमें अपने आप करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। अब करंट इसमें कैसे इंड्यूस्ड होगा? किधर से किधर? इधर से इधर की तरफ फ्लो करेगा कि इधर से इधर? वो डिपेंड करता है जो जिस तरफ से इसमें करंट फ्लो करने से इसको अपोज कर देगा। ये जो इसके पास आप मैग्नेट ला रहे हैं, तो मैग्नेट को चाहेगा कि इसके पास ना आए, रोकना चाहेगा। तो रोकेगा कब? जब यहाँ पे ये भी नॉर्थ पोल अपना डेवलप कर ले इस पोर्शन पे, तब ना नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पर नॉर्थ पोल ये भी डेवलप कर लेगा, तब नहीं इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके बाहर की तरफ निकलेगा, इस दोनों को एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो लेंज लॉ कहता है जो इफ देयर इज इंडक्शन, द इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड वोल्टेज विल बी, या इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेज द कॉज ऑफ डेवलप। जिस कारण इसमें ये डेवलप हुआ है उसको हमेशा ये अपोज करेगा। क्लियर है? और वर्क ये किस पे काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। इसके स्टेटमेंट को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आता है आगे क्वेश्चन है, जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ। ग्लाइकोजन के फॉर्म हमारे यहाँ जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है, तो किस फॉर्म में हमारे ये करा कि बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है ग्लाइकोजन हमारे लीवर में और मसल्स में? मोनोसेक्राइड्स के फॉर्म में होता है कि पॉलीसेक्राइड्स के फॉर्म में होता है कि प्रोटीन के फॉर्म में होता है, ये बताना है। तो वो हमेशा जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड होता है वो पॉलीसेक्राइड्स के फॉर्म में होता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर? चलिए आगे। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड हैज डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन।
कह रहा है कि रक्त में त्रुटिपूर्ण होमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखाई देता है। एक था हेमेटोमा, सिकल सेल एनीमिया एंड हेमोफिलिया। तो इसका सही आंसर है सिकल सेल एनीमिया। ये प्राय होता है ना जो आदिवासियों में ये होता है, किसमें, ट्राइब्स में ये डिजीज ज्यादातर होता है, सिकल सेल एनीमिया। और यही देखिए जब मोदी जी झारखंड गए थे ना, इसी सिकल सेल एनीमिया के लिए एक योजना लॉन्च किए थे। ये झारखंड का जो अभी इलेक्शन था ना झारखंड में, उससे पहले तो सिकल सेल एनीमिया मेनली ये पूछा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया इज प्रोमिनेंटली सीन इन ट्राइबल्स, शेड्यूल कास्ट और प्लेन एरियाज और हिली एरियाज, ऐसे करके। तो कहाँ पर ये किस तरह के लोगों में, तो ये मैक्सिमम प्राय ये ट्राइबल लोगों में देखा जाता है। वो ट्राइबल एरिया का लोग जो खाता है कुछ इधर उधर, तो उसमें आयरन की कमी हो जाती है, तो इस कारण में सिकल सेल एनीमिया होता है। तो ये सिकल सेल एनीमिया है। क्लियर। आगे बढ़े हम लोग। करा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन प्रोडक्शन इथाइल अल्कोहल कैन बी यूज, किस मेडिसिन के प्रोडक्शन में इथाइल अल्कोहल का यूज होता है। ये इसका सही आंसर है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक, ए सही आंसर हो जाएगा, ए एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है, एक होता है एंटीपैरेटिक्स, ये भी एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर में दिया रहता है। लास्ट चैप्टर मतलब क्लास 11th के लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है। वो बहुत इन्वायरमेंटल टाइप का केमिस्ट्री रहता है, एक चैप्टर लास्ट में था, उससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये एंटीपैरेटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक्स, उसमें तो मतलब एक होता है आर्टिफिशियल स्वीटेनिंग एजेंट, ये सब याद करना है। तो आपका ये सही आंसर क्या है, एंटीसेप्टिक। अगले प्रश्न पे आए, ये सब करवाएंगे हम, ये जितना चीज है ना सबको धीरे धीरे सबको एक एक चीज करके, जितना भी मुझे लग रहा है जो इस जगह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है सबको करवाएंगे, और एग्जाम से पहले करवाएंगे। इसका एक प्रॉपर प्ले लिस्ट देंगे, और उसका जो भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूं मैं, जो भी इसके लिए पीडीएफ बना रहा हूं, वो सब अवेलेबल रहेगा एग्जाम से पहले पीके की पाठशाला, पीके की पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे सब। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। हाँ, अगला प्रश्न है वेलोसिटी ऑफ साउंड 15 डिग्री सेल्सियस इज 380 मिलीमीटर, प्रेशर इज 340 मीटर पर सेकेंड। ये देख रखा है एक पार्टिकुलर कंडीशन पे 340 ये तो होता ही है पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ने ये साउंड दे रखा है। इफ द प्रेशर इज डबल्ड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वुड बी। तो प्रेशर का तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता है साउंड पे। द स्पीड ऑफ साउंड हैज नो रिलेशन विथ व्हाट, प्रेशर, सो देयर विल बी नो चेंज। दैट मीन्स जो दे रखा वही होना चाहिए 340 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। प्रेशर का कोई इम्पैक्ट, प्रेशर से कोई रिलेशन ही नहीं है साउंड, स्पीड ऑफ साउंड की। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है इफ अ बैक्टीरियम सेल डिवाइड इन 15 मिनट, 15 मिनट में डिवाइड, कोई बैक्टीरियम सेल है 15 मिनट पे क्या हो जाएगा, ये 2 बैक्टीरियम सेल डिवाइड हो रहा है, दो बैक्टीरियम सेल। अगले 15 मिनट पे क्या हो जाएगा, ये फिर 2 बन जाएगा, नहीं अगले 15 मिनट पे फिर ये 2 ये 2। तो अब कितने देर में पूछ रहा है, 2 आवर में। 2 आवर में 15 का कितना पार्ट, कितना बार में 15 करिएगा तो मिलेगा। तो 1 आवर में 4 15 4 जा 60 होता है ना, 15 चौका 60, 15 15 30 45 60, 4 बार। तो 2 घंटे में 8 बार, यानी 8 बार ये पहले लाइन, दूसरे लाइन, तीसरे लाइन, चौथे लाइन, ऐसे करके 8 बार डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 1 बार हुआ है डिवाइड, ऐसे करके 8 बार डिवाइड हो जाएगा। तो 8 बार डिवाइड होगा तो कितना बनेगा, हर एक बार में 2 बन रहा है ना, तो 2 पे 2 पर पावर 8 कर दीजिए, यही होता है। तो क्या हो जाएगा 256। क्लियर है। चलिए आगे आइए। प्लांट्स एंड एनिमल सेल डिफर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है पूरा, प्लांट और एनिमल सेल का एक चार्ट बना लीजिएगा, और इसमें डिफरेंसेस याद रखिएगा, क्या क्या प्लांट सेल में पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में क्या पाया जाता है और प्लांट सेल में क्या नहीं पाया जाता है। तो ऐसे आप चार्ट बनाएंगे ना, तो इसमें प्लांट सेल में जो दोनों में कॉमन होता है उसको छोड़ दीजिएगा, इधर लिखिएगा ओनली इन प्लांट सेल, इधर लिखिएगा ओनली इन एनिमल सेल।
ऐसा क्या क्या चीज है जो सिर्फ प्लांट सेल में है, ऐसा क्या क्या चीज है जो सिर्फ एनिमल सेल में है। तो जैसे कि प्लांट सेल में अगर देखें तो वैक्यूल जो होता है तो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, VACUOLE वैक्यूल है। उसके बाद होता है सेल वाल जो होता है सिर्फ प्लांट सेल में होता है। और क्या क्या होता है, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होता है। और क्या होता है, सेल्यूलोज सिर्फ प्लांट सेल में होता है, सेल्यूलोज सिर्फ प्लांट सेल में होता है। और क्या होता है, उसके बाद एनिमल सेल में देख लीजिए, एनिमल सेल में क्या क्या सिर्फ होता है, लाइसोसोम सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। लाइसोसोम के बाद सेंट्रोसोम भी सिर्फ प्लांट सेल एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। उसके बाद क्या क्या होता है, सेंट्रियोल्स भी सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। तो अगर ऐसे करके आप याद कर लेंगे ये तीन जो ये इसमें सिर्फ होता है, इसमें नहीं होता है, सिर्फ इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, तो इसमें कुछ भी पूछेगा तो आप बना पाएंगे। ये क्या है, सेल वाल एक ऐसा है जो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। क्लियर है। इस तरह से हम लोग का जो है सो 9th 10th का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था TRE 1 TRE 2 TRE 3 में सबको हम लोगों ने देख लिया है। अब इसके बाद हम लोग 11th 12th में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है साइंस को उसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारा TRE का जो GS सेक्शन में है, मैथ्स हो गया है, रीजनिंग हो गया है 1 to 5 का, मैथ्स तो पूरा हो गया है, मैथ्स लगभग मैथ्स कंप्लीट हो गया 1 to 5 से लेकर 11 12 तक का कर दिए। साइंस 9 10 तक का हो चुका है, अब 11 12 सिर्फ बाकी है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे एक बार ज्योग्राफी का बहुत डिमांड है, ज्योग्राफी देख लेते हैं, हिस्ट्री देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग सारे GS पेपर पर एक एक पेपर पर हम लोग वर्क करेंगे जो कहाँ से पूछा जा रहा है। लोग क्या कर सकता है, आप तैयारी कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं इस ढंग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इस ढंग का ये चीज़ों को हम तैयार कर लें, इन चीज़ों को तैयार कर लें। कोई भी टीचर यही काम कर सकता है, आप भी यही कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं ना जो पूछेगा आखिर क्या हो सकता है, कुछ उल्टा सीधा पूछ ले। ये रेयर केस होता है, जो सिलेबस है उसको देखिए। और अनुमान ये है कि अगर ये एक साथ करने का क्या मकसद है, TRE 1 TRE 2 TRE 3 के अगर प्रश्नों को आप देखेंगे, इनकी प्रवृत्ति को देखेंगे, प्रकृति किस ढंग का प्रश्न पूछा गया है, तो आपको समझ में आ जाएगा जो हमें देखना क्या है, करना क्या है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। एक एक लाइन सीधा NCERT से उठा के डाला है। और ये बात जान लीजिए 11th तक के NCERT 12th तक के NCERT से कुछ पॉइंट को उठाया है। तो पढ़िए, हम कोशिश करेंगे जो जिस पॉइंट को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, आप तो पढ़ नहीं पाएंगे 11 12 तक NCERT पढ़ना उतना आसान होता नहीं है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको प्रोवाइड कर दें मटेरियल जहाँ से वो पूछ रहा है। और एक संभावना ही लगा सकते हैं ना, ये प्रश्न नहीं पूछा है जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, तो वहाँ से कुछ प्रश्न हम लोग तैयार कर लेंगे। क्लियर है। चलिए, धन्यवाद।